So let's start our class today. I have already make you understand about the characteristics of chemical reaction के बारे में मैंने बखूबी आप लोगों को बता दिया था। रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो। You have already also understand the balancing of the chemical equation. Balancing of chemical equation भी आप लोगों को समझ में आ गया है। एक दिन आप लोगों का टेस्ट लूंगा बैलेंसिंग को लेकर के, मैंने एक चार्ट भी आप लोगों को दिया था एंड होप एवरीवन हैज डन। इसके अलावा मैंने आप लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी उस दिन मैंने बताया था। वो टॉपिक हम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन था और डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। तो उस दिन मैंने ये दोनों टॉपिक समझा दिया था ना पुराना सदाकत। सब लोग बताओ ये दोनों सब्जेक्ट टॉपिक को समझ लिया हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन ये बकायदा हम लोगों ने समझ लिया है। सो टुडे वी गोना अंडरस्टैंड अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज आवर टुडेज टॉपिक। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत मजेदार रिएक्शन है। ये इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और एक दूसरा कंपाउंड जिसमें भी कोई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये इस वाले इलेक्ट्रो नेगेटिव को लेकर के अलग हो जाता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो इस वाले इलेक्ट्रो नेगेटिव को लेकर के अलग हो जाता है। समझ में आया? यानी कि पॉजिटिव हमेशा आगे रहेगा और नेगेटिव हमेशा पीछे ही रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? देखते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे तो बहुत बखूबी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल फिनोमेना है। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही हुआ दोनों जो मतलब जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स अपना क्या कर देते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसमें से ए डिस्प्लेस होकर के सी के साथ ए बी को डिस्प्लेस करके अपने साथ डी को ले लेता है, और सी जो है डी को डिस्प्लेस करके अपने साथ बी को ले लेता है। समझ में आया? यहाँ से एग्जांपल समझते हैं। इट इज अ बेरियम क्लोराइड and you know that barium is a metal, obviously it is electropositive, and chloride is a non-metal, it is an electronegative। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम कलर हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। जरा देखेंगे, बहुत सिंपल फिनोमेना है बेटा। देखिए आप यहाँ देखते हैं, just see here, here barium is a metal and chloride is a non-metal। ये मेटल है और ये मेटल किसके साथ जाएगा? इस वाले नॉन मेटल के साथ जाएगा। ये नॉन मेटल क्या है? रेडिकल है, सल्फेट है। और ये वाला मेटल किसके साथ जाएगा? इस वाले नॉन मेटल के साथ जाएगा। समझ में आ गया? ए डी के साथ जाएगा और सी बी के साथ जाएगा। ए डी सी बी। गॉट इट? समझ में आया सबको? यस सर। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। इसको समझ लो मेल, ये भी है गया मेल, और इसको समझ लो फीमेल, तो ये भी हो गया फीमेल। अब ये दोनों भाई बहन थे, ये भी दोनों भाई बहन हैं। तब ये अपनी बहन की शादी किससे करा दिया? इससे करा दिया, और इसकी बहन की शादी खुद से कर लिया। समझ में आया? नहीं आया? सो Ba make react with sulfate to form barium sulfate, and Na react with chlorine to form sodium chloride, and both of the compound displace their different components। यानी कि दोनों कंपाउंड में से कंपोनेंट डिस्प्लेस होकर के दो नया कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि दोनों में से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। बहुत सिंपल था। सो रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड between two reactants and form new compound are called double displacement reaction। Double displacement reaction। Hope you understand this topic। बहुत इजी टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, लेकिन वैसे तो मैं आप लोगों को साथ शेयर भी कर चुका हूँ ये। तो सॉरी,
Here you can get the two example here. One more example is given. बेरियम क्लोराइड, ये आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपन व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट. नोट डाउन इट. लिखा हुआ है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन का मतलब ये लिक्विड कंडीशन में है, एक्वस रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट. सॉल्यूशन किसके सॉल्यूशन के साथ सल्फेट कर रहे हैं? सोडियम सल्फेट के साथ. प्लीज आप लोग अपना म्यूट कर लेंगे फोन, जिनकी जरूरत नहीं है. क्या बना रहे हैं? सोडियम सल्फेट, सॉरी बेरियम सल्फेट एंड सॉल्ट NaCl. क्योंकि Na का सोडियम का एफिशिएंसी क्लोराइड को लेके ज्यादा है, तो ये क्लोराइड को बेरियम के पास कैसे छोड़ सकता है? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर अट्रैक्टेड होता है. यहाँ पे सोडियम, ये जो आप लोग रिएक्टिविटी चैनल देखते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं उसमें सोडियम लगभग टॉप पे है. तो जिस तरह से सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसी तरह से क्लोरीन भी टॉप पे है इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से. मतलब टॉप का मतलब एकदम टॉप पे नहीं है, इसके पहले भी एक है क्लोरीन और इसके पहले भी है पोटेशियम. ठीक है, तो दैट डजंट मैटर. तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा. यही कारण है कि इसने क्या किया, सोडियम ने क्या किया, बेरियम क्लोराइड से बेरियम को क्लोरीन को डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया. और अंत में बेरियम के साथ क्या बच गया, सल्फेट बच गया. तो बेरियम को जब कुछ नहीं मिला तो वो सल्फेट के साथ ही कॉम्बिनेशन कर लिया. समझ में आया? सो दिस इज अ वेरी सिंपल फेनोमेनन. तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम, सॉरी बेरियम सल्फेट. कई बार बोलता है कि when the barium chloride is taken, जब बेरियम क्लोराइड को दिया गया था, aqueous solution of barium chloride is taken with sodium sulfate, a precipitate forms. What is the name of the precipitate? So it is the white precipitate form. That the name of the precipitate is sodium barium sulfate. क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो aqueous हो जाएगा, aqueous मतलब पानी में घुला ही रह जाएगा. होप कि आपको सबको समझ में आया ये बात. सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. किसका? मेरा? यस सर. बाकी सबको सुनाई दे रहा है क्लियर? यस सर. सर अब आने लगा. हाँ, हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस हो नेटवर्क का इशू. Now once again I am going to explain you another reaction. It is a obviously a you can say neutralization reaction. Here you can say it is an alkali. ये एक alkali है and alkali react with acid. Obviously it will form salt and water. है कि नहीं? Salt and water. तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. कैसे देखें इसके बारे में जरा देखते हैं. Here you can see the sodium, which is a metal, react with chlorine to form sodium chloride, and obviously H get the OH and forms water. समझ में आ गया? तो इसमें क्या हुआ, दोनों ने अपना प्लेस चेंज किया. Na ने Cl के साथ अपना प्लेस चेंज कर लिया और H ने OH के साथ अपना प्लेस चेंज कर लिया. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो गया. So double displacement reaction in which the precipitate it form is also called precipitation reaction. यहाँ क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा. पहला फटाफट क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ. नोटेड डाउन द क्वेश्चन. डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे. What happens when barium chloride react with sodium sulfate? ठीक है, तो ये मेंशन जरूर करेंगे आप लोग. व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्स विथ एक्वस सोडियम क्लोराइड. ठीक है, so define precipitation reaction. precipitation reaction किसको बोलते हैं? हर वो रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई चीज
कंटेनर के बॉटम में बैठ जाए, सेडिमेंट हो जाए, बैठ जाए, ऐसे रिएक्शन में जिस रिएक्शन में कोई सेडिमेंट की तरह नीचे बेस पे बैठ जाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जनरली बोल रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान देखने को मिलता है। ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is a very common method of reaction in which you can see the acid react with base or alkali to form water and salt, and it is also a double displacement reaction. न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट कर लेंगे, FI भी आ सकता है। All neutralization reaction are also is example of double displacement reaction. FIB के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट इट डाउन। होप यू डिड, आशा करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Obviously you all know of this reaction, just I am going to sweep it out, मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे करके निकल रहा हूँ, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा इस मैटर पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच, एक्सो मतलब निकल रहा है, इमिटिंग, द थर्म मतलब होता है टेम्परेचर। जब किसी केमिकल रिएक्शन से टेम्परेचर रिलीज हो, हीट रिलीज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और उस तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है, हीट देना पड़ता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग हियर टू क्वेश्चंस, डिफाइन एंडोथर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इससे रिलेटेड क्या होता है, डेफिनेशन नहीं पूछता, सिर्फ केमिकल रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ इनपुट किया है, आपको वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंशिएट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो देखो, डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन with diagram, sorry, with example के साथ आपको देना है, ठीक है। So now I wanna explain you this topic. Exothermic, the chemical reaction which proceed with evolution of heat, means heat is evolving, बाहर निकल रहे हैं, heat बाहर निकल रहा है और heat energy is evolving. So this is called exothermic reaction. Okay. ये वाला एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे और है, all combustion reaction is exothermic reaction. Heat energy is liberated as a reaction proceed. जितने भी combustion reaction है, कोई भी चीज यदि आप जला रहे हैं, combustion reaction क्या होता है? कंबशन रिएक्शन मतलब होता है कागज जला रहे हो, कोई भी चीज जला रहे हो, जलाना, बर्निंग। तो बर्निंग में आग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो जितना भी बर्निंग वाला रिएक्शन है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम जलाया था, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कैसा रिएक्शन है भाई, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ उसमें से हीट निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, समझ में आया। और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, हीट लगता है, हीट देना पड़ता है, उससे हम लोग हाँ, अगर गैस जलाते हैं किचन में तो उस हाँ, टाइम कंबशन रिएक्शन होता है। हाँ जाहिर सी बात होता ही तो है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तभी तो हीट निकलता है, हाँ? नहीं निकलता है, सही बात है, गलत बात है। तो द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ये केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा गलत है, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखो NH3 का मतलब अमोनिया, अमोनिया कैसे बनता है,
N2 प्लस 3H2 डाल करके अमोनिया बनता है, 2HNO3 बनता है। तो 2NH3, NH3 मतलब अमोनिया, ये एक गैस है अमोनिया। और इस अमोनिया गैस को बना करके आगे जा करके यूरिया वगैरह, यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह बनाया जाता है इस गैस से। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे कि नाइट्रोजन, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये शायद इनपुटिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ आपको। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जल करके, मतलब इन दोनों को इतना हीट देना पड़ता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है और मोलिबेडेनम और निकल के उपस्थिति में, इन दोनों को जब इन प्रेजेंस ऑफ मोलिबेडेनम एंड निकल और आयरन फाइलिंग भी बोलते हैं उसको, आयरन फाइलिंग, फिर से बोलूंगा मैं, समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो गैस इतना टेम्परेचर पर इन सबों की उपस्थिति में जब पास कराया जाता है तो वो अमोनिया बनता है। क्या बन जाता है? अमोनिया। और इस अमोनिया से क्या बनाया जाता है? यूरिया बनाया जाता है। और इसी यूरिया को फर्टिलाइजर के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। समझ में आया सबको? तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? इंडोथर्मिक। वेरी गुड। ये थोड़ा सा इनपुटिंग गलत हो गया बेटा, इसको यहाँ पे सही है, ये इंडोथर्मिक, लेकिन यहाँ पर भी हीट लगा रखा है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला चीज यहाँ लिखाएगा। नाइट्रोजन, प्लीज आप लोग थोड़ा अपना बंद करिए बाबू, बंद करिए आप लोग अपना। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम में नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम में हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं आयरन फाइलिंग के उपस्थिति में और निकल के उपस्थिति में। कई बार तो लोग मोलिबेडेनम भी यूज करते हैं के उपस्थिति में। आयरन फाइलिंग मतलब आयरन का चून, जो आयरन घिसते हैं ना, उसका पतला पतला डस्ट निकलता है ना, उसी को आयरन फाइलिंग। ठीक है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। ये गैस है और ये इस गैस से बनाया जाता है यूरिया, और ये यूरिया फर्टिलाइजर के तौर पे यूटिलाइज होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ये कैसा रिएक्शन हुआ जी? कैसा रिएक्शन हुआ? इंडोथर्मिक। पता नहीं है कैसे इनपुटिंग गलत हो गया, हो सकता है कुछ गलती हो। देख इसको नोट कर लेंगे बेटा आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो भी चीज कंबाइन हो रहा है वो सब इंडोथर्मिक। देखो अभी जो मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया ना, क्या है? इंडोथर्मिक है। समझ में आया? इसमें आग देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। समझ में आया? जैसा कि मैंने लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड कराया था। समझ में आ गया ना ये वाला बात? क्लियर है? यस सर। हाँ, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो भी चीज टूटेगा, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब FIB में आता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू एंड फॉल्स में या ऑप्शनल में 4 ऑप्शन बना दिया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नोट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन कैसा है भाई? रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़े आप लोग? अभी रेड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, C6H12O6 टूट गया, टूट के क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, और क्या बन रहा है? और बन रहा है एनर्जी। ठीक है, तो कार्बन कितना बनता है यहाँ पे? C6H12O6 जो भी ले रहा है, यहाँ पे कार्बन बन रहा है 6CO2 एंड 6H2O एंड वाटर। ठीक है, एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या हो रहा है? निकल रहा है ना एनर्जी, हीट एनर्जी निकल रहा है। 2 फॉर्म में एनर्जी बनता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में बनता है और ATP के फॉर्म में बनता है। ATP वाला तो स्टोर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, स्टोर हो जाता है। कहाँ में स्टोर हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हीट जो है वो बॉडी सरफेस से निकल जाता है, बॉडी सरफेस से निकल जाता है। तो
रेस्पिरेशन किस तरह का रिएक्शन है? रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है भाई? डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। क्या टूट रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है। टूट के क्या बना रहा है भाई? एनर्जी बना रहा है। क्या बना रहा है? एनर्जी। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एनर्जी निकल रहा है इसमें। समझ में आ गया भाई? बोलो हाँ या Yes. नहीं। पढ़ाना समझ में आ रहा बेटा? पढ़ाना है कि चली गई? यस सर। समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर आ रहा है। सिद्धि, अशोक, दीपाली सबको? और कौन कौन है? सदाकत अली, शाह मोहम्मद, Yes, sir. सूरज, सबको आ रहा है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक लाइन, इसके बारे में पहले भी जिक्र कर दिया था मैंने। क्विक लाइन का मतलब ये होता है सूखा चूना। क्विक लाइन का मतलब क्या होता है? सूखा चूना। ये CaCO3 नहीं होता है, CaO होता है। क्विक लाइन ये है। क्विक लाइन का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यही ना, मैं यही सुधार रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। समझ में आया ना? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन। क्विक लाइन को जैसे ही पानी में डालेंगे, ये मान लो आपके घर में व्हाइट वॉश हो रहा है। व्हाइट वॉश तो मतलब चूना लगा रहे हो आप लोग, किसी की शादी है तो आप लोग क्या कर देते हो? रात में चूना को पानी में डाल देते हो। ये क्या होता है? ये पूरी तरह से उबलता है। उबल करके क्या निकालता है? हीट निकालता है। हीट रिलीज करते हैं। हाँ, और साथ में नीचे जाकर के प्रिसिपिटेट हो जाता है। क्या प्रिसिपिटेट हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पे कार्बोनेट ना लेके लिखना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये पानी में डालते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है? ये डिकम्पोज, ये भी टूट रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड टूट रहा है पानी में। पानी में टूट के क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? और क्या निकालेगा? और निकालेगा एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी निकालेगा। समझ में आ गया? इट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है बेटा सबको? अच्छा चलो, Yes, आपकी मम्मी sir. खाना बना रही है, कोई मेरे को बुलाता नहीं है। इतना इतना अच्छा अच्छा खाना बना बना के आप लोग खाते हो, कोई मेरे को इनवाइट नहीं कर रहा है। अच्छी बात है, मैं भी किसी को इनवाइट नहीं करूंगा। ठीक है? मैं अपनी शादी करूंगा, दोबारा किसी को इनवाइट नहीं करने वाला। चलो कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग में इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? Exothermic. कुकिंग में हीट निकलता है। कुकिंग कुकिंग में हीट हीट एब्जॉर्ब होता है सर। जब बोलता है सब एक्सोथर्मिक, बिना सोचे सोचे इंडोथर्मिक है। हाँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? क्या है? इंडोथर्मिक। Endothermic. हाँ, उसमें हीट। Endothermic reaction. 10 मिनट बच गया बेटा टाइम। उसमें हीट जो है वो देना पड़ता है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया ना? अभी भी कंफ्यूजन है तो बोलो। वाह, सब समझदार बच्चे हैं। अब चलो आप लोगों को अपने स्टाइल में समझाता हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये दो तरीके से मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन निकालता है, जब भी कोई मेटल क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये देखो, ये सोडियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये आयनाइज हो गया। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है? जब भी किसी चीज में, कोई भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तब भी इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और जब किसी चीज से में हाइड्रोजन था, जब किसी चीज में, जैसे सोडियम हाइड्राइड था, कैल्शियम हाइड्राइड था, जब किसी चीज में हाइड्रोजन था और वो हाइड्रोजन रिलीज हो गया, अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया उस चीज को छोड़ के, तब भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन 3 कंडीशंस में होते हैं। पहला, या तो किसी चीज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन, या फिर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो मेटल क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। Addition of oxygen and removal of hydrogen. बस आप लोग इतना ही जानते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है, उसमें है इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का इनपुट हो जाना, किसी चीज में ऐड हो जाना, रिडक्शन। ठीक है? जो देने वाला है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो लेने वाला है वो हमेशा रिड्यूस रहता है। क्या रहता है? रिडक्शन करता है। समझ में आ गया? तो ये पहला स्टेप है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया।
क्लियर हो गया? जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। फिर क्या बोल रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, सोडियम हाइड्राइड हो गया, सपोज सोडियम हाइड्राइड है, इसको मैंने गर्म किया या फिर किसी भी तरीके से इसको मैं रिएक्ट करा करके सोडियम को अलग कर लिया और हाइड्रोजन को अलग कर लिया, क्या हुआ? क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और मेटालिक एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जब भी कोई मेटालिक एलिमेंट है वो कभी भी कंपाउंड बनाएगा, जैसे सोडियम है, वो क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्या बना रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? यस सर। 3 स्टेप है। पहला या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन हो गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन, और फिर मेटालिक एलिमेंट का निकल जाना, रिमूव होगा देगा था। ठीक है? समझ में आ गया होगा तो सबको? समझ में आया? ऑक्सीजन का ऐसा शांत रहिए बेटा, रिमूवल ऑफ शांत रहिए। हाइड्रोजन बोला सा। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज रिमूव, या तो ऐड हो रहा है कोई भी एलिमेंट में, जैसे यहाँ पे सोडियम लिखा मैं, एलिमेंट और कंपाउंड इन विच, जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और या फिर कोई नॉन मेटल, ऑक्सीजन का जगह पे मैं क्लोरीन ही ले लेता हूँ, नॉन मेटल एलिमेंट ऐड हो रहा है और क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दिया सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और या तो हाइड्रोजन निकल रहा है, या तो हाइड्रोजन निकल रहा है, या फिर हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट इज रिमूव, या कोई मेटालिक एलिमेंट इसमें से निकल रहा है, तो ये मेटालिक एलिमेंट रिमूव हो गया, बाहर निकल आया, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। उसको क्या बोलेंगे हम? वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। समझ में आ गया सबको ये टॉपिक? क्लियर हुआ? यस बोलो भाई, नहीं हुआ तो फिर से ऑक्सीडाइज सर फिर से बताइएगा। सर। देखो, एलिमेंट और कंपाउंड जिस चीज से, सपोज कि जिस चीज से एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटल एलिमेंट इज एडेड, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइड्रोजन के तौर पे बोलूं, या फिर मान लो कि ये क्लोरीन सोडियम के तौर पे बोल रहा हूँ, ये सोडियम है, इसमें क्लोरीन ऐड हो गया, क्या हो गया? तो ये कौन ऑक्सीडाइज हो गया? क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया। किसमें? सोडियम में। समझ में आया? सोडियम में। हाँ। यस। एलिमेंट और एलिमेंट इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटल एलिमेंट इज एडेड, मान लो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? कौन ऑक्सीडाइज हो गया? कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी बोल। आया सर। हाँ, आ गया सर। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज एडेड, इसमें नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, क्लोरीन ही ले लो, इस एलिमेंट में नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। या फिर जिसमें से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ हो गया, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। हाइड्रोजन निकलते ही ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? यस सर। बहुत क्लियर। यस सर। बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? कंपाउंड ऐड ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन और मेटालिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी ऐड करने में मदद करे, जैसे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज करने में मदद किया। या फिर कोई चीज निकल गया तो वो, तो जो दूसरा वाला है जो ऑक्सीडाइज हुआ उसके अपोजिट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीडाइज किया इसको। समझ में आया ना? कौन पिटाया?
कौन पिटाया? सपोज मिस्टर एक्स पिटाया, तो कौन पिटवाया उसको? मिस्टर वाई पिटवाया। एक्स क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और वाई क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आया सर। यस Yes, सर sir. आया। हाँ, बहुत सिंपल है। मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है उसका ऑपोजिट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो उसको ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? यस Yes, सर। sir. बहुत सिंपल फेनोमेनन है। इसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, बहुत सिंपल है। या तो इसमें से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देखो लिखा हुआ है रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जैसे मान लो ये सोडियम मैंने बनाया, सोडियम में हाइड्रोजन मैंने ऐड किया, ये हो गया सोडियम हाइड्राइड, ये रिडक्शन हुआ। या तो सोडियम हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन कैसे निकल रहा है? एग्जांपल को दे देते हैं। मान लो सोडियम में से हमने ऑक्सीजन को निकालने की कोशिश करा और सोडियम बाहर निकला और ऑक्सीजन भी बाहर निकला, किसी भी तरह से, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन बाहर निकला, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकला। तो ये क्या हुआ? किसी तरह से मैंने सोडियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, या फिर ऑक्सीजन बाहर निकल गया। समझ में आया? या फिर कोई एलिमेंट को, कोई इलेक्ट्रॉन को अपने में एक्सेप्ट कर लिया, किसी बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया, तो वो क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। समझ में आया? जैसे क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक्सेप्ट किया, बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन रिड्यूस हो गया और क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। समझ में आया? क्या Yes, हुआ sir. बेटा सबको? Yes, sir. बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। टाइम खत्म हो चुका है। कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड reduce एंड रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका उल्टा। कल इसको और एक्सप्लेन कर देंगे एक बार, एग्जांपल दे करके। आज के लिए इतना ही, ठीक है।